जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम के लिए फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और इनसे प्रश्न आता ही आता है मेरे दोस्तों। इससे कभी कभी 5 नंबर के तो कभी कभी 3 नंबर के प्रश्न आते हैं और इनके बीच से भी कुछ पॉइंट को उठाकर 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछ दिया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए क्या है। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधों को जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि एक आपका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यानी कि एक परिपथ दिया हुआ है। इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं दोस्तों। क्या R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और इनमें विभवांतर भी है दोस्तों। ये चीज लिखा हुआ है दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। विभवांतर भी है और इनमें I1, I2 तथा I3 धारा प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक प्रतिरोध यानी कि R1 प्रतिरोध में I1 धारा, R2 प्रतिरोध में I2 धारा, R3 प्रतिरोध में I3 धारा प्रवाहित हो रही दोस्तों। और इसमें टोटल यानी कुल जो आपका I है, यानी कि विद्युत धारा है वो I है और कुल प्रतिरोध जो है वो क्या है दोस्तों, R है। ये चीज समझ में आ रहा हो दोस्तों। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओम का नियम पुट करेंगे। I = V/R होता है, ओम का नियम आपको पता ही होगा। इसी प्रकार इस ओम के नियम से जब हम लोग I1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/I1 आ जाएगा, V/R1 आ जाएगा। I2 का क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। I3 का क्या हो जाएगा, V/R3 आ जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अब कुल धारा पर बात करते हैं। तो कुल धारा क्या होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है सारे धारा को जोड़ दीजिए, I1 + I2 + I3 हो जाएगा दोस्तों। और इसका मान क्या है दोस्तों, I है। क्या है इसका मान, टोटल का मान क्या है दोस्तों, I है। अब थोड़ा सा देखिए हम लोग इस पर फिर से हम लोग ओम का नियम पुट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं I = V/R होता है दोस्तों। उसीलिए यहाँ पे I का मान हम लोग क्या लिख दिए हैं, V/R लिख दिए हैं। I1 का मान क्या लिख दिए, V/R1 लिख दिए हैं। I2 का मान क्या, V/R2 और I3 का V/R3 लिख दिए हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ से V को कॉमन निकालेंगे तो जो V आएगा वो इस V से कट जाएगा और क्या बचेगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही तुल्य प्रतिरोध निकला दोस्तों। और इससे क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है। यानी कि जो परिपथ दिया हुआ है उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उस प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती और मतलब व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जैसे कि कुल प्रतिरोध अगर R है तो उसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। तो ये चीज उस जो जितने भी प्रतिरोध आपका दिया हुआ है उनके व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है दोस्तों। यही चीज आपका निकलता है निष्कर्ष। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत मोटर क्या दोस्तों, ये चीज आपको बताना है, इसका सिद्धांत लिखना है और क्या विद्युत मोटर का नामांकित चित्र भी बताना है और 2 उपयोग लिखना है आपको। टोटल 4 प्रश्न है दोस्तों इसमें, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, विद्युत मोटर एक यंत्र है दोस्तों। क्या विद्युत मोटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये आपको समझ में आ गया कि विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब थोड़ा सिद्धांत पर बात करते हैं। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है यदि चालक घूमने के लिए स्वतंत्र हो। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी धारावाही चालक को क्या करते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है और वह क्या करता है, अगर वह घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यानी उस पर कोई रोक टोक ना हो, वो घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो फ्लोइंग के बाएं हस्त के नियमानुसार निश्चित दिशा में घूमने लगता है। और यही चीज दोस्तों सिद्धांत है इसका। अब थोड़ा सा हम लोग कार्य पर बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये डायग्राम को आपको याद कर लेना है क्योंकि आपको चित्र भी छापने को बोला है, ठीक ना। अब थोड़ा कार्य पर बात कर लेते हैं हम लोग। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीनों, रेफ्रिजरेटरों में विद्युत मिश्रकों और कई सारे इस तरह करके आप लोग अपने से लिख सकते हो, उनमें क्या जाता है दोस्तों, ये चीज आपको पता ही होगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक लिखिए। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक लिखना है दोस्तों। जब चुंबक की सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है, तो यह विक्षेपित हो जाती है। क्यों, आपको यह बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। ये चीज आपको याद रख लेना है दोस्तों। आगे देखिए क्या है,
आगे, जब जब एक चुंबक की सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव कारण विक्षेपित हो जाता है। ये चीज तो इसका छोटा सा हो गया कि क्या होता है कि जब कोई सुई को क्या क्या होता है विद्युत चालक के पास लाया जाता है तो विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव के कारण जो उसमें विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव उत्पन्न होता है उसके कारण वो सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका कहने मतलब ये है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहाई जाती है, जब कोई चालक में क्या विद्युत धारा बहाई जाती है तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जाहिर सी बात है उस पर क्या होगा, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इससे आपको चुंबकीय प्रभाव क्या है, चुंबकीय प्रभाव क्या किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, इसी कारण से जब चुंबकीय सुई को धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं। कहने मतलब सीधा सा है, जब कोई चालक में यहाँ पे एक चालक यहाँ पे विद्युत धारा फॉलो हो रही है इस दिशा में तो इसके चारों ओर क्या बनेगा दोस्तों, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसी कारण जब यहाँ पे सुई लगेगा तो ये एक बल मोशन पर करेगा और एक किसी दिशा में ये विक्षेपित हो जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे प्रश्न पर आते हैं। ओम का नियम लिखिए और इसे सत्यापन कीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या है। सो नियत ताप पर किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसीलिए क्या है भी ये समानुपाती का अनुक्रमानुपाती का सिंबल है, आई भी अनुक्रमानुपाती का सिंबल और क्या होता है आई होता है दोस्तों, ये समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे क्या है भी क्या है दोस्तों आपका विभवांतर, आई क्या है दोस्तों आपका धारा है और बी, और जब आप लोग इस समानुपाती के सिंबल को जब आप चेंज कीजिएगा तो उसके जगह पे आपको कोई एक क्या होता है कि आपको यहाँ पे कोई एक नियतांक यहाँ पे डालना पड़ता है दोस्तों। तो नियतांक हम लोग क्या आर का यूज करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा v इक्वल टू आई आर हो जाता है मेरे दोस्तों। आपका समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्या लिखा है। सो अब यहाँ से क्या कीजिए दोस्तों, आप लोग आर को उधर भेज दिए, v को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू आई बटे आर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये चीज तो हो गया ओम का नियम। अब थोड़ा सा हम लोग ओम का नियम का सत्यापन पर आते हैं। उससे पहले आपको ये जो डायग्राम है इसे अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। ये देख लीजिए यहाँ पे एक डायग्राम है। आप सत्यापन पर आते हैं। सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी, यहाँ पे भाई परिपथ में बैटरी तो चाहिए ही, परिवर्तनशील प्रतिरोध यहाँ पे RH जिसको हम लोग RH से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं दोस्तों। और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इनको क्या श्रेणी क्रम में सारे को जोड़ा गया है तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जब कुंजी के पर डॉट लगाते हैं, डॉट लगाने का मतलब अभी कुंजी इस तरह से है दोस्तों। यहाँ पे जब आप लोग डॉट लगा दीजिएगा मतलब ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। यानी कहने मतलब जब स्विच को ऑन किया जाता है दोस्तों तो क्या होता है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार प्रवाहित धारा I को अमीटर एवं विभवांतर V को वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ लिया जाता है। यानी कि धारा I को अमीटर और वोल्ट मीटर से V को माप लिया जाता है दोस्तों। आप थोड़ा सा देखिए आगे क्या लिखा है। सो और V बटे I का जो मान V बटे आई का मान ज्ञात कर लिया जाता है और V बटे आई का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब रियोस्टेट यानी कि जो आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध RH है दोस्तों, उसे क्या किया जाता है, उससे क्या किया जाता है, धारा का मान बार बार बदला जाता है दोस्तों। क्या बार बार बदला जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में क्या होता है दोस्तों, V बटे जो आई का अनुपात है दोस्तों, ये हमेशा देखा जाता है कि एक नियतांक आता है यानी नियत आता है दोस्तों। तो इसी को दोस्तों ओम की नियम का कहा जाता है और इसी से ओम का नियम जांच होता है दोस्तों। ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर क्या आपको बताना है, इसका सिद्धांत भी लिखना है और इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युत मोटर एक यंत्र है, क्या एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब थोड़ा सिद्धांत पर बात करते हैं। जब किसी धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है, यदि चालक घूमने के लिए स्वतंत्र हो, और वह चालक अगर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह फ्लोइंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार एक निश्चित दिशा में घूमने लगता है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा और यही चीज दोस्तों उसका सिद्धांत है। अब थोड़ा इसके बनावट पर आते हैं। बनावट पर आने से पहले आपको ये जो डायग्राम, ये जो आपका चित्र बना हुआ है, इसको आपको पहले गौर से देखना है दोस्तों, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बनावट पर बात कर लेते हैं। नाल चुंबक के दो ध्रुव के बीच धुरी
के चारों ओर चालक तार की आयताकार कुंडली लिपटी रहती है। यानी कि जो नाल चुंबक है दोस्तों, इसके बीच में क्या एक धुरी के चारों ओर चालक तार की आयताकार कुंडली लपटी होती है। जो धुरी नजर आ रहा होगा आपको, देखिए धुरी नजर आ रहा होगा दोस्तों, ठीक ना। ये क्या होता है, इस पर देखिए जो आयताकार कुंडली क्या होती है, लपटी हुई रहती है। अब देखिए आगे क्या है, जिसे हम लोग आर्कमेचर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, आर्कमेचर कहते हैं दोस्तों। और ये वाला आर्कमेचर किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न के तौर पर आ जाता है दोस्तों। ये चीज आपको याद कर लीजिए, जब भी आर्कमेचर पूछे तो आपको ये चीज लिख देना है दोस्तों। आगे कैसे देखिए, चालक तार का एक छोर अर्ध रिंग मतलब आधा रिंग, आधा अंगूठी समझिए, अर्धचालक पर एक छोर पी तथा दूसरा छोर क्यू। ये देखिए यहाँ पे पी नजर आ रहा हो, यहाँ पे क्यू, क्या अर्ध रिंग, क्या है सब अर्ध रिंग पी और अर्ध रिंग क्यू, ठीक ना, से जुड़े रहते हैं। ये जो आपका कुंडली था ये अर्धरिंग पी और अर्धरिंग क्यू से जुड़े रहते हैं। अब देखिए अर्धरिंग पी एवं क्यू क्रमशः ब्रूस एक्स एंड वाई। देखिए पी ये जो ब्रूस है आपका ये वाला ब्रूस एस एक्स, और जो क्यू है ये ब्रूस वाई से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए विद्युत धारा बिंदु एक्स से प्रवाहित करके बिंदु वाई से निकलती है। यानी कि जो एक्स से विद्युत धारा जाती है और ऐसे होते हुए वाई पर आती है, ऐसे होते हुए ऐसे आती है, ऐसे होते हुए ऐसे आती है दोस्तों। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलिए आगे देखते हैं, अब इसका कार्य पर बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए कार्य को देखते हैं क्या है। जब कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की समांतर भुजाएं पर एक बल कार्य करती है। यानी बल कार्य करती है जो एक दूसरे को विपरीत होते हैं। अब और अक्सर घूम जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए कि ये जो AB और ये जो आपका DC है, देखिए आपस में समांतर है, इसी की बात की गई है। और इस पर क्या करता है, एक अपोजिट फोर्स लगता है। यानी कि अगर इस पर AB पर मान लीजिए अगर ऊपर लग रहा है तो DC पर आपका नीचे लेगा। अगर DC पर ऊपर लग रहा है तो आपका BA में नीचे लेगा। तो इस प्रकार का विपरीत फोर्स लग रहा है। और ये जो टोटल क्या संरचना, आर्कचर कहते हैं इसको, आर्कमेचर बोलते हैं। तो ये आर्कमेचर इस विपरीत फोर्स के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, रोटेट कर जा रहा है, घूम जा रहा है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा है, सो आधा घूमने के बाद, यानी कि जब ये आधा घूम जाता है के बाद P का संपर्क Y से, तो P कहां पे दोस्तों, ये देखिए P अर्ध रिंग, इसका संपर्क दोस्तों इससे हो जाता है यानी Y से हो जाता है। और क्या देखिए, और Y का संपर्क X से, यानी कि और जो ये Y है इसका संपर्क दोस्तों X से हो जाता है। यानी P का Y से और Y का X से हो जाता है दोस्तों। अब आगे देखिए, जिससे धारा की दिशा उलट जाती है, और इसी कारण से धारा की दिशा उलट जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर में कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है। और इसी कारण से बार बार होने के कारण से, दोहराने के कारण से विद्युत धारा की दिशा पलटती रहती है, यानी कि उलटती रहती है। यानी कि धारा की दिशा उलटती जाती है, उलटती रहती है। अब आगे देखिए कैसो के आधे चक्कर में कुंडली की धारा दिशा बदलती रहती है। अब यहाँ से देखिए, कुंडली लगातार एक दिशा में घूमती रहती, घूर्णन करती है। कुंडली क्या करती है, लगातार एक दिशा में घूर्णन करती रहती है और मोटर अपना कार्य शुरू कर देता है। और इसी कारण से क्या होता है कि कुंडली लगातार घूमती रहती है और क्या करता है इसे, और क्या मोटर कार्य करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो ये तो रहा इसका आंसर दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। और ये दोस्तों इस टाइप का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर का, कभी 4 नंबर बोल रहा, कभी 3 नंबर का, तो कभी 5 नंबर का। ये टोटल 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि 5 पॉइंट है तो टोटल 5 नंबर का प्रश्न इससे आएगा दोस्तों, ठीक ना। इस टाइप का अगर रहा तो ठीक है, जितना पॉइंट उतना नंबर, तो 5 पॉइंट इसलिए 5 नंबर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चित्र का उपयुक्त नाम लिखे। तो इस चित्र में आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक विद्युत मोटर है, आपको लिख देना है। 1 एवं 2 का नामांकन करना है, आपको नाम लिखना है। तो दोस्तों 1 और 2 में क्या है दोस्तों, देखिए 1 नंबर में यानी कि इसको क्या कहते हैं दोस्तों, और ये वाला 2 नंबर में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये क्या है, Y को सूचित कर रहे हैं। यानी कि इसको दोस्तों Y वाला को सबसे पहले 1 को देखते, तो 1 को दोस्तों विभक्त वलय कहते हैं दोस्तों। ये क्या है, विभक्त वलय कहते हैं। और जो दूसरा नंबर में उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रूस कहते हैं, ब्रश कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, सो इस उपकरण द्वारा किस कार्य की ऊर्जा इस उपकरण द्वारा किस तरह की ऊर्जा परिवर्तन की जाती है। तो दोस्तों ये क्या है, इस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन की जाती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन की जाती है। इस उपकरण के 2 उपयोग लिखिए, इसका 2 उपयोग लिखना है। तो देखिए इसका 2 उपयोग रेफ्रिजरेटरों में एवं विद्युत पंखों में किया जाता है दोस्तों। अब देखिए 5वां नंबर में क्या है, सो
आर्कमेचर की परिभाषा करें। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्कमेचर का पूछ देता है, देखिए यहाँ पे पूछ दिया है आर्कमेचर की परिभाषा करें। तो देखिए इसका परिभाषा क्या लिखा है, सो एक आयताकार लोहे के ढांचे पर विद्युत रोधी, क्या है, विद्युत रोधी तांबे के तारों को अनेक चक्करों में लपेट कर बनाई जाती है। यानी कि जो आर्कमेचर होता है ये क्या, आयताकार एक लोहे की ढांचा होती है जिसमें क्या एक विद्युत रोधी तांबे के तारों को अनेक चक्करों में लपेटा जाता है और यही संरचना क्या है दोस्तों, आर्कमेचर कही जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है दोस्तों। तो देखिए क्या है, सो किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान किया जाता है। यानी कि क्या है, किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान किया जाता है, जी समझ में आ रहा हो दोस्तों। या किसी चुंबकीय क्षेत्र को किसी चालक के लंबवत गति दी जाती है, तो इस अपेक्षित गति के कारण चालक पर प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण प्रेरण धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं दोस्तों। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्राइडे के विद्युत, एक मिनट दोस्तों, हाँ आप देखिए, फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना है दोस्तों। अथवा या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को सचित्र समझाइए, ये चीज आपको करना है दोस्तों। तो देखिए इनका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इनका जो हमारा आंसर होगा, देखिए इसका सबसे पहले प्रयोग द्वारा जो हम लोग को दिखाने वाला था, तो प्रयोग हम लोग देखते हैं दोस्तों। तार की एक कुंडली को धारा किससे मापते हैं दोस्तों, धारा मापी को क्या बोलते हैं दोस्तों, गोल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। ये समझ में आ रहा है दोस्तों, जोड़ा जाता है। धारा मापी की सुई अभी स्थिर है, और तब क्या होता है, धारा मापी की सुई जो है, यानी जो ये सुई जो नजर आ रहा है आपको, ये अभी क्या है, स्थिर है दोस्तों। अब देखिए आगे हमारा क्या, सो अब हम एक दंड चुंबक, यानी कि जो हम लोग छड़ चुंबक जिसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल नजर आ रहा होगा, छड़ चुंबक। क्या देखिए, अब एक छड़ चुंबक को तेजी से कुंडली की ओर ले जाते हैं। यानी क्या करते हैं हम लोग, तेजी से तुरंत फटाक से यानी कि तेजी से हम लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, सो तेजी से हम चुंबक ले जाते हैं। हम देखते हैं कि जब तक चुंबक की गति होती है, यानी कि जब तक चुंबक की गति होती है, तब तक धारा मापी की सुई एक तरफ विक्षेपित होती है। तब तक क्या, धारा मापी की सुई हमेशा क्या होती है, एक तरफ वो विक्षेपित, जैसे देखिए ये क्या इस तरफ विक्षेपित है, तो वो एक तरफ विक्षेपित रहती है। अब क्या होता है, जब हम चुंबक को स्थिर करते हैं, जब चुंबक को हम लोग नहीं मूव करते, डायरेक्ट स्थिर करते हैं, तो धारा मापी की सुई पुनः स्थान पर आ जाती है। यानी कि अगर ये सीधी थी तो ये फिर वापस सीधी आ जाती है, ये इस तरह नहीं रहती है। समझ में आ गया। यानी कि जब तक गति है तब तक वो विक्षेपित होगी, जब तक नहीं होगी तब तक वो जब नहीं होगी तब वो सीधी हो जाएगी। अब देखिए पुनः क्या, देखिए हम दंड चुंबक को तेजी से वापस विपरीत दिशा में ले जाते हैं। अब क्या करते हैं, अगर आप लोग इधर लेके जा रहे थे तो अब हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, जैसे कि देखिए चित्र में छपा हुआ है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, सो जब विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो पुनः धारा मापी की सुई विक्षेपित हो जाती है। अब धारा मापी की सुई देखिए इधर विक्षेपित हो जाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। पहले क्या हुई थी, जब हम लोग इधर लेके जा रहे थे तेजी से गति में, तो इधर हो रही थी। अब क्या हुआ दोस्तों, अब इधर देखिए दोस्तों, अब जो आपका ये इधर विक्षेपित हो रही है। क्यों हो रही है इधर विक्षेपित, क्योंकि ये जो चुंबक है, क्योंकि अब लोग इधर गति कर रहे हैं, इसलिए इधर विक्षेपित हो रही है मेरे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, सो हमारा देखिए, अब इसी प्रकार हम चुंबक को स्थित रखकर तथा कुंडली को तेजी से उसकी ओर या उसके विपरीत दिशा में गतिमान करते हैं, तो पुनः धारामापी की सुई की एक दिशा और फिर विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। कुल मिलाकर बात यही है, जब इधर लेके जाइएगा तो सुई इधर विक्षेपित हो रहा है, जब गति नहीं रह रहा है तो सुई जिस तरह था उसी तरह हो जाता है। जब आप गति इधर कर रहे हो छड़ चुंबक को, तो वो सुई इस तरह विक्षेपित हो रहा है। फिर जब आप गति नहीं कर रहे हो, खड़ा कर दे रहे हो, तो ये फिर से वापस अपनी दिशा में आ जा रहा है। कहने का मतलब दोस्तों यही है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे का प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। सबसे पहला देखिए हमारा क्या है, सो चित्र का उपयुक्त नाम लिखे। तो अब जो पहला जो हमारा प्रश्न था इस टाइप का, बस वही टाइप का प्रश्न है, बस आपका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। तो इसको इस चित्र का उपयुक्त नाम लिखे। तो इसका उपयुक्त नाम क्या है दोस्तों, डायनामो जिसको कहा जाता है, जिसे हम लोग जनित्र बोलते हैं दोस्तों। क्या जनित्र, तो ये क्या है, जनित्र का चित्र है, जैसे समझ में आ गया दोस्तों। दूसरा नंबर देखिए 1 और 2 का नाम लिखे। तो एक में दोस्तों देखिए इसको और इसका नाम पूछा है दोस्तों, R1 R2 और R3, इसको क्या दोस्तों रिंग कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। और दूसरा नंबर क्या, कार्बन ब्रुश,
क्या ये जो आपको नजर आ रहा हो ये क्या है सो कार्बन ब्रूस है दोस्तों। अब चलिए हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। देखिए क्या है सो किस तरह की ऊर्जा का उपकरण द्वारा परिवर्तित की जाती है, इस उपकरण द्वारा किस प्रकार ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों, विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों। अब देखिए 4 नंबर में क्या है सो इसका सिद्धांत लिखे, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है वो लिखना है दोस्तों। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली के प्रेरित धारा उत्पन्न करती है, यानी कि विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है दोस्तों। 5वां नंबर देखिए आर्मेचर की परिभाषा करें। देखिए फिर से वही आ गया, आर्मेचर की परिभाषा करें तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सेम आपको वही चीज लिखा हुआ है। देखिए आयताकार कुंडली लोहे के ढांचे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को अनेक चक्रों में लपेटकर बनाई जाती है। ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न विद्युत जनित्र क्या है दोस्तों, ये चीज आपको बताना है। विद्युत जनित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसके निर्माण और कार्य प्रणाली का वर्णन करें। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत जनित्र को हम लोग डायनोमो भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर इसको जनित्र भी बुलाया जाता है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, समझ में आ रहा हो दोस्तों। अब देखते हैं विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है वो भी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा इसकी हम लोग बनावट पर बात कर लेते हैं। इसमें नाल आकार का एक शक्तिशाली चुंबक पाया जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र होगा, देखिए ये नाल आकार का यहाँ पे आपको शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ रहता है दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या, देखिए चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आयताकार नर्म लोहे के कोड पर विद्युत चालक तार की कुंडली लिपटी रहती है। तो ये जो आपका आयताकार कुंडली, इसमें क्या होता है विद्युत तार यहाँ पे क्या होती है लपटी हुई रहती है दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या देखिए जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं दोस्तों। चालक तार का एक छोर पीतल के रिंग R1 तथा दूसरा छोर R2 से जुड़ा रहता है दोस्तों। तो और रिंग R1 तथा R2 घूमने के क्रम में कार्बन ब्रश B1 तथा B2 से संपर्क करते हुए घूमता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह करके ये जो ब्रश है B1 तथा B2 से संपर्क में करते हुए घूमते रहता है दोस्तों। इसे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थोड़ा क्रिया पर बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। जब आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है, जब हम लोग आर्मेचर को हम लोग तेजी से घुमाते हैं, ये वाला जो संरचना है इसको हम लोग तेजी से घुमाते हैं तो देखिए क्या होता है तो कुंडली के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में भीतर के चुंबक क्षेत्र में प्रत्येक क्षण क्या होता है परिवर्तन होता है। फलतः विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी कारण से कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। जब कुंडली का ए बी, जब कुंडली का देखिए ये वाला भाग ए बी, ये वाला भाग देखिए कुंडली का ये जो ए बी नजर आएगा ये वाला भाग और ऊपर वाला और ये वाला भाग ऊपर तथा सी डी, ये जो सी डी भाग है ये नीचे रहता है, यानी कि ये ऊपर रहता है और सी डी जब नीचे रहता है तब क्या होता है देखिए तब धारा ए बी सी डी की दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि ए बी से जाता है फिर सी डी, यानी कि ऐसे प्रवाहित होता है दोस्तों, ऐसे प्रवाहित होता है, इस तरह प्रवाहित होता है। समझ में आ रहा हो दोस्तों। अब आगे देखिए और जब डीसी ऊपर और ए बी नीचे रहता है, जब डीसी जब देखिए यही चीज जब डीसी अगर मान लीजिए ये वाला अगर ऊपर रहता है, ये डीसी अगर ऊपर रहता यानी तब ये क्या होता है देखिए तब जो हमारा धारा प्रवाहित होता है दोस्तों वो डी सी ए की ओर होता है, यानी कि जो डी से ये डी सी ए से होता है, यानी कि ऐसे होता पहले ऐसे हो रहा था अब ऐसे होगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए हमारा आगे क्या है सो अर्थात प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती रहती है और इसी कारण से क्या होगा प्रत्येक आधा चक्कर बाद जब ये डीसी ऊपर तो वो इस तरह से घूमेगा और जब ए बी ऊपर तो वो दूसरी तरफ से घूम जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्या हर बार वो बदलती रहती है। अब आगे देखिए क्या सर इस प्रकार आधे चक्कर में धारा शून्य के महत्व पहुंचती है, यानी कि शून्य के महत्तम पहुंचती है और अगले आधे चक्कर में यह धारा माध्यम से घटकर शून्य हो जाती है और क्या होता है महत्तम से घटकर शून्य हो जाती है। धारा के प्रतिवर्ती मान होने के कारण इस धारा को प्रतिवर्ती धारा यानी कि जिसे हम लोग एसी करंट भी बोलते हैं दोस्तों, वो चीज कहा जाता है दोस्तों, एसी करंट कहा जाता है दोस्तों, यानी कि परिवर्ती धारा कहते हैं दोस्तों। तथा देखिए क्या लिखा है सो तथा इसी प्रकार के जनरेटर को प्रत्यावर्ती डायनमो तथा एसी जनरेटर जिसे हम लोग क्या जनित्र डायनमो
कहते हैं दोस्तों। ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं ये हमारा यहाँ पे प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इनसे आपका फिक्स है दोस्तों 5 नंबर या तो 3 नंबर फिक्स है दोस्तों, ठीक ना। और कभी कभी इनके बीच से पॉइंट निकाल कर लिख लिया जाता है, यानी कि एग्जाम में दे दिया जाता है, तो उससे भी 1 या 2 नंबर आ जाता है। कुल मिलाकर 8-9 नंबर आपका फिक्स है दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।